हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए तो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो भी साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही उच्च लेवल के हैं। और आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो या टेट की या यूपी टेट की या फिर फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। और टॉप 100 क्वेश्चन है इसमें। और यदि इसको आपने ज़्यादा स्नेह दिया, प्यार किया और काफ़ी हद तक पसंद किया तो मैं अगला पार्ट इसका फिर बनाऊंगा, एक और बना दूंगा और उसके बाद एक और बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा हो जाएगी काल एवं ब्रूस की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। और मैं बता दूं आपको, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहने वाली, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, उनको थोड़ा कम समय में कवर करना है। इसलिए आपको लगे कि मेरी स्पीड कम है या ज़्यादा है तो राइट साइड में 3 डॉट बिंदु मिलेंगे, वहाँ से मेरी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 है मेरा आज का। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं, यह परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो यह परिभाषा हो जाएगी रास महोदय की। प्रश्न नंबर 3, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है, तो यह परिभाषा किसकी हो जाएगी। तो यह परिभाषा हो जाएगी काल एवं ब्रूस की, किलपैट्रिक की हो जाएगी। ठीक है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा है किलपैट्रिक की। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं इसी क्रम में। आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो ये हो जाएंगे थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो ये हो जाएंगे विलियम जेम्स। और प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ है, तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। ठीक है सॉरी प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, वास्तविक मनोविज्ञान का अर्थ है, तो ये हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो व्यवहार शब्द है यही मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है सॉरी प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, जन्मजात शुद्धता या सहज रूप में शुद्धता सिद्धांत किसने दिया है या किसका है। ठीक है, तो यह सिद्धांत है रूसो का। ठीक है, प्रोफेसर रूसो का है। और रूसो जो है ये प्रकृतिवादी थे। अगला देखते हैं, शायद ही कोई, प्रश्न नंबर 9 है, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे बाल्यावस्था के बालक ने ना खेला हो, यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा हो जाएगी स्ट्रेक की। ठीक है, किसकी है, स्ट्रेक की है। प्रश्न नंबर 10, एमाइल पुस्तक के लेखक हैं, तो ये रूसो हो जाएंगे। एमाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं, रूसो हैं। अगला है प्रश्न नंबर 11, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये प्लेटो हैं इसके। और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्टैनले हॉल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, चरित्र आदतों की पूंजी है, परिभाषा है, तो बतानी है परिभाषा किसकी है। तो सैमुअल इस्माइल की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, अधिगम वक्र के प्रकार होते हैं, तो अधिगम वक्र के प्रकार हैं 4। ठीक है, 4 प्रकार के अधिगम वक्र बनते हैं। प्रश्न नंबर 15, नतोदर वक्र जिसको हम धनात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो नतोदर वक्र में सीखने की गति होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी जो नतोदर वक्र बनता है हमारा, उसमें सीखने की जो गति होती है प्रारंभ में धीमी होगी। ठीक है, प्रारंभ में धीमी होगी किंतु बाद में तीव्र हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से होगी, प्रारंभ में ये नीचे को आएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर को चला जाता है। ठीक है, ऊपर को निकल जाता है। इस प्रकार से वक्र बनेगा इसका, प्रारंभ में धीमी और फिर बाद में तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, सरल रेखी वक्र में सीखने की गति होती है। ठीक है, तो सरल रेखी वक्र में सीखने की गति होती है, तो सीखने की गति इसमें समान रहती है। ठीक है, जो सीखने की गति होती है ये समान रहती है। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं, उनतोदर वक्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है उनतोदर वक्र जिसे हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सीखने की गति होती है, तो प्रारंभ में तेज होगी किंतु बाद में मंद हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 रिपीट कर देते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 17 है, उनतोदर वक्र ऋणात्मक वक्र है। ठीक है, इसमें सीखने की गति होती है, तो प्रारंभ में तेज होती है किंतु बाद में मंद हो जाती है। हाँ, प्रश्न नंबर 17 को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
उन्तोदर वक्र यानी जिसे ऋणात्मक वक्र कहते हैं, इसमें सीखने की जो गति होती है प्रारंभ में तेज होती है किंतु बाद में धीमी हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं इसी क्रम में। मिश्रित वक्र जिसे यस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो मिश्रित वक्र में सीखने की गति होती है तो पहले इसमें मंद होगी, फिर तीव्र होगी और बाद में फिर इसमें मंद हो जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसकी आकृति बनेगी। पहले यहाँ से डायग्राम चलेगा, नीचे को चलेगा, फिर इसमें ये ऊपर को जाएगा, तेज हो जाएगी, उसके बाद ये फिर नीचे को आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी पहले इस तरीके से नीचे जाएगा तो धीम हो जाएगी, फिर ये ऊपर को जब ज्यों बढ़ेगा तो तेज होगी और फिर इसके बाद ये इस तरह से नीचे को आने लगेगा तो धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो यही इस प्रकार का मतलब वक्र बनता है। ठीक है, यस आकार का यह वक्र बन जाता है इसमें। अगला देख लेते हैं। सीखने का पठार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब सीखने की क्रिया में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो सीखने का पठार कहलाता है। मान लो जैसे कोई बालक है, ठीक है, तो बालक है, ये इस प्रकार से सीखा, फिर उसके बाद कुछ समय तक ये यहाँ पे कुछ नहीं सीख पाया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, तो ये जो यहाँ पे ये वाली एरिया हो गई, ठीक है, ये एरिया हो गई, ये पठार कहलाएगी आपकी। ठीक है, क्या कहलाएगी, पठार। इस तरीके से है, मान लो जैसे कोई बालक है सीख रहा है, उसके बाद ये इस तरीके से आ गया, फिर नीचे आ गया, तो ये जो एरिया हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला पठार कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, 20 नंबर है। समान तत्वों का सिद्धांत दिया है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है समान तत्वों का सिद्धांत। अगला देखते हैं, समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अगला प्रश्न नंबर 21 है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जुड ने दिया है। ठीक है, कौन है, जुड है, प्रोफेसर जुड। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है स्पीयरमैन ने। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। अगला है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है, जीएस तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, जीएस तत्वों का जो है सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने दिया है। प्रश्न नंबर 24। किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना, सफलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, या परिभाषा किसकी है, तो यह गुड की है। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना, सफलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, रिपीट करते हैं एक बार। किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और सफलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह गुड की है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग या स्वर्ण पथ है, परिभाषा है, तो यह परिभाषा है बीएफ स्किनर की। ठीक है, रिपीट। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, यह परिभाषा किसकी है, तो ये मैकडूगल की है। रिपीट कर देते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, यह परिभाषा किसकी है, तो ये मैकडूगल की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के दो भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है इनके अनुसार से। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के 3 भाग हैं, कौन कौन से, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, गैरेट के अनुसार कितने हैं, 3 हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। गर्भावस्था का समय होता है, तो 9 माह 10 दिन, या फिर ये दिनों में बात करें तो हो जाएगा 280 दिन लगभग। ठीक है, अगला देखते हैं। शैशवावस्था का समय होता है, ये लगभग की जगह पे यहाँ औसतन आप कहिए। ठीक है, ये जो इसको रिपीट कर, गर्भावस्था का समय होता है तो 9 माह 10 दिन का होता है, और ये औसतन जो होता है 280 दिन का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शैशवावस्था का समय होता है, ठीक है, तो शैशवावस्था का जो समय होता है ये जन्म से 5 वर्ष तक होता है। फिर अगला देख लेते हैं। बाल्यावस्था का जो समय होता है ये 5 से 12 वर्ष का होता है। और प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। किशोरावस्था का समय है तो 12 से 18 वर्ष तक का होता है। और इसके ऊपर ये जाएंगे तो आपको प्रौढ़ावस्था देखने को मिलेगी, जैसा कि 33 नंबर प्रश्न में है। प्रौढ़ावस्था का समय होता है तो ये 18 वर्ष के ऊपर प्रौढ़ावस्था का समय होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा आपसे। शैशवावस्था का समय तो जन्म से 5 वर्ष तक, और फिर उसके बाद बाल्यावस्था की बात करी जाए तो 5 से 12 वर्ष तक, और फिर किशोरावस्था की बात करी जाए तो 12 से 18 वर्ष तक, और फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था की बात करी जाए तो 18 वर्ष के ऊपर जब जाएंगे आप तो प्रौढ़ावस्था में आ जाएंगे। ठीक है,
अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 34 है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। प्रश्न नंबर 35 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो ये संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया है। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये इरिक्सन हो जाएंगे। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो इरिक्सन ने दिया है। और प्रश्न नंबर 37 है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये प्रोफेसर चमोस्की ने दिया है। ठीक है, चमोस्की ने। अगला देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं व्यक्तित्व गुणों का समन्वित स्वरूप है, परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसकी है, गिलफोर्ड की है। ठीक है, रिपीट कर देते हैं व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह परिभाषा किसकी है, तो ये गिलफोर्ड की हो जाएगी। प्रश्न नंबर 40 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है या किसने दिया है, तो ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। प्रश्न नंबर 41 शरीर रचना सिद्धांत दिया है, तो शरीर रचना का जो सिद्धांत है किसने दिया, शेल्डन ने दिया है। प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं मांग का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मांग का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये प्रोफेसर मैस्लो ने दिया है। प्रश्न नंबर 43 शील गुण सिद्धांत दिया है, तो शील गुण का सिद्धांत किसने दिया, आलपोर्ट कैटल ने दिया है। प्रश्न नंबर 44 परिस्थितिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो परिस्थितिवाद का दिया है गार्डनर मर्फी ने दिया है। ठीक है, गार्डनर मर्फी ने दिया है परिस्थितिवाद का सिद्धांत। अगला देखते हैं अस्तित्ववादी सिद्धांत दिया है, अस्तित्ववादी सिद्धांत यहाँ पे देख ले, अस्तित्ववाद का सिद्धांत यहाँ पे कर ली, मिस्टेक हो गई थोड़ा सॉरी। अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल रोजर्स ने दिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46 इदम अहम परहम। ठीक है, इदम अहम परहम आईडी ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, पर्सनालिटी जो शब्द है तो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, मास्क यानी। अगला देख लेते हैं सॉरी विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो विचार शक्ति के आधार पर बात करी जाए तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। और थॉर्नडाइक के मतलब 3 मुख्य नियम होते हैं, 5 गौण नियम होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शरीर के आकार प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो ये वर्नर ने किया है। ठीक है, शरीर के आकार प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, तो वर्नर ने किया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50 स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, तो ये शेल्डन ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो ये हो जाएंगे क्रेस्मर। ये शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, तो ये क्रेस्मर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं क्या है 52 है रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण संबंधित है, तो ये अचेतन प्रेरणा से संबंधित है। ठीक है, किससे है प्रश्न नंबर 52 है रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण संबंधित है, तो अचेतन प्रेरणा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 53 निष्पादन परीक्षण संबंधित है, तो ये अशिक्षितों यानी बिना पढ़े लोगों से संबंधित है। ठीक है, निष्पादन परीक्षण संबंधित है किससे, अशिक्षितों यानी अनपढ़ लोगों की बुद्धि से। ठीक है, अशिक्षितों की बुद्धि से संबंधित है निष्पादन परीक्षण। अगला देख लें मौखिक परीक्षण संबंधित है, तो ये शिक्षित जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनसे संबंधित होता, उनकी बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 हमारा क्या है, रिपीट करते हैं मौखिक परीक्षण संबंधित है, तो ये जो एजुकेटेड की लोग जो होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है, ठीक है, यानी शिक्षितों की बुद्धि से संबंधित होता है मौखिक परीक्षण। अगला देखते हैं चिमटी परीक्षण संबंधित होता है, तो यांत्रिक कौशल से संबंधित होता है हमारा चिमटी परीक्षण। अगला है प्रश्न नंबर 56 स्मृति परीक्षण संबंधित होता है, तो ये स्मृति से संबंधित होता है स्मृति परीक्षण। अगला देखते हैं TAT यानी टैट। ठीक है, टैट परीक्षण
के प्रतिपादक हैं, तो मॉर्गन एवं मुरे जो हैं इसके TAT के जो परीक्षण होता है TAT परीक्षण, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे हैं। प्रश्न नंबर 58, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो हरमन रोरसा हैं इसके प्रतिपादक। अगला देखते हैं CAT कैट परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो लियोपोल्ड बैलक हो जाएंगे, ठीक है, लियोपोल्ड बैलक हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्रॉस आउट परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो ये प्रेसी हो जाएंगे, ठीक है, प्रोफेसर प्रेसी हो जाएंगे क्रॉस आउट परीक्षण के प्रतिपादक। मोजेक परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो मार्गरेट लिवेन फील्ड हो जाएंगे इसके, ठीक है, मोजेक परीक्षण के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? मार्गरेट लिविन फील्ड हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो लेयर मेरस्टोन और हीड्रीडर, ठीक है, लेयर्ड मेरस्टोन हीड्रीडर हो जाएंगे, ये तीनों लोग इसके हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं अब यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी की। देखो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला जो बालक होगा या आदमी होगा, जो अंतर्मुखी वाला जो इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसकी कुछ क्वालिटी होती है कि वो अपने आप में मतलब मस्त रहता है, खोया रहता है, और कम बोलने वाला होता है, और कम लोगों से व्यवहार करता है, बातचीत कम करता है, और एकांत प्रिय होता है, एकांत में उसको अच्छा लगता है अकेले में रहना, ठीक है। और इसके विपरीत जो होता है बहिर्मुखी यानी एक्स्ट्रावर्ट जो होते हैं, वे लोग क्या होता है आपस में मतलब ग्रुप में घुल मिल जाते हैं अच्छे से, और हाय हेलो उनका बढ़िया होता है, और कहीं भी शादी पार्टी में जाते हैं तो अपना मतलब व्यवहार मतलब प्रदर्शित कर देते हैं, और सबसे कम्युनिकेशन बढ़िया बना लेते हैं तत्काल। और इनके बीच में जो एक होता है उभयमुखी वाला, ठीक है, तो उभयमुखी वाले में दोनों क्वालिटी होती हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की दोनों की क्वालिटी होती हैं। और आपको बता दें जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ऐसा नहीं है उनकी बुद्धि में नहीं कम होते हैं, लेकिन वो वंशानुगत या वातावरण के कारण उनके जो जेनेटिक लक्षण होते हैं उनकी वजह से उनमें मतलब ऐसा होता है, ठीक है, बुद्धि के मामले में वो कम नहीं होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 63, जीन पियाजे द्वारा संवेदी प्रेरक की अवस्था है, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीन पियाजे द्वारा संवेदी प्रेरक की अवस्था है, तो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको संवेदी प्रेरक की अवस्था कहा है किसने? जीन पियाजे ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, याद कर लेना तीनों अवस्थाएं इनकी। पहली क्या है 63 नंबर में, जीन पियाजे द्वारा संवेदी प्रेरक की अवस्था है, तो संवेदी प्रेरक की अवस्था 0 से 2 वर्ष हो जाएगी। 64 में देख लेते हैं, जीन पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो 2 से 7 वर्ष तक की हो जाएगी। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होगी ये 7 से 11 वर्ष हो जाएगी। एक बार इसको और देख ले, रिपीट कर देते हैं, जो संवेदी प्रेरक जो होगा, संवेदी प्रेरक की अवस्था जो होगी वो 0 से 2 वर्ष, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होगी 2 से 7 वर्ष, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होगी वो 7 से 11 वर्ष की होगी। प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं, जीन पियाजे द्वारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, जीन पियाजे द्वारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो 11 से 15 वर्ष की जो है ये अवस्था क्या हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, ठीक है। सॉरी। प्रश्न नंबर 67, बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, ठीक है, बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, तो वंशानुक्रम हो जाएंगे, वातावरण हो जाता है, और वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 जो है इसके उत्तरदायी होते हैं। पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पे वंशानुक्रम आता है, ठीक है, जो वंशानुक्रम लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, ठीक है। तो ये लक्षण जो जिसमें अच्छे होते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो कुछ लक्षण ख़राब होते हैं तो उसमें दिक्कत बहुत होती है। जैसे किसी को मतलब कद काठी छोटी हो गई, या दुबला पतला है, या थोड़ा माइनरली डिस्टर्ब है, इस तरीके से जो लक्षण होते हैं माता पिता में, तो अपनी आने वाली पीढ़ी में वो मतलब हस्तांतरित हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को इसके नुकसान भी उठाना पड़ता है कहीं हद तक। और मतलब जो अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं, गुण वाले होते हैं, उनको फ़ायदा भी मिलता है वंशानुक्रम का। तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति पर या बालक पर जो प्रभाव पड़ता है तो वंशानुक्रम का पड़ता है, उसके बाद वातावरण का पड़ता है, ठीक है, और फिर अन्य चीज़ों का पड़ता है। अगला देखते हैं अगला है प्रश्न नंबर 68, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बिने टर्मन स्टर्न, ठीक है।
एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विनय टर्मन स्टर्न है। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं क्या है। द्विकारक का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो ये स्पीयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। प्रश्न नंबर 70 बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो ये थर्स्टन हो जाएंगे। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हो जाएंगे थर्स्टन। प्रश्न नंबर 72 देख लेते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो फिलिप वर्नर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे इसके? फिलिप वर्नर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं। बुद्धि संरचना सिद्धांत जिसे हम त्रिआयामी कहते हैं के प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना सिद्धांत जिसे हम त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं के प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड हैं इसके। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 74 प्रश्न है हमारा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है तो ये जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 75 देख लेते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट स्टेनबर्ग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 76 किशोरावस्था संवेग तनाव तूफान की अवस्था या परिभाषा किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना इसको। ठीक है, नोट कर लेना क्या है? किशोरावस्था संवेगों तनावों तूफानों की अवस्था है। परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा स्टैनले हॉल की। ठीक है, जो कि अब आपको बता चुके हैं किशोरावस्था का जो मतलब समय होता है तो कितना होता है? 12 से 18 वर्ष तक का होता है। अगला देखते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। परिभाषा किसकी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किल्पैट्रिक की है। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये पर किसने कहा है? किल्पैट्रिक ने कहा है। ठीक है, प्रोफेसर किल्पैट्रिक ने कहा है। अगला देखते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। ठीक है, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है रास महोदय की। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम हैं कितने? 3 मुख्य 5 गौड़ हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम होता है। ठीक है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, ये इसके किसके हैं? थॉर्नडाइक के 3 हैं नियम मुख्य। ठीक है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन कौन से? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 81 थॉर्नडाइक के गौड़ नियम हैं। ठीक है, बहु क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का, आंशिक क्रियाओं का, आत्मसात का नियम और संबंधित परिणाम का नियम। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। पहला है थॉर्नडाइक के जो गौड़ नियम हैं कितने? 5 हैं। पहला कौन सा है? बहु प्रतिक्रियाओं का नियम। दूसरा है मानसिक क्रियाओं का नियम। तीसरा है आंशिक क्रियाओं का नियम। चौथा है आत्मसात का नियम। 5वां है संबंधित परिणाम का नियम। ठीक है, तो 5 हो गए। पहला कौन सा बताया आपका? बहु, याद कर लेना, पूछ लेगा यहाँ पे 3 देगा, एक चौथा नहीं देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है। तो पहला कौन सा है? बहु प्रतिक्रियाओं का नियम, मानसिक क्रियाओं का नियम, फिर आंशिक क्रियाओं का नियम, फिर आत्मसात का नियम, फिर संबंधित परिणाम का नियम। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 82 बुद्धिलब्ध यानी IQ निकालने का सूत्र है तो ये हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ऊपर जो रखेंगे तो मानसिक आयु रखेंगे, नीचे जो है वास्तविक। जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिखा होगा कि एक बालक है उसकी मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु इतनी है, तो इसको मतलब निकालिए कितना इसकी आयु होगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिया होगा तो आप मतलब ऊपर मानसिक आयु रखेंगे, नीचे वास्तविक आयु रखेंगे, गुणे में 100 कर देंगे और फिर काट पीट देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो ये 90 से 110 IQ वाला जो बालक होता है ठीक है, 90 से 110 IQ वाला बालक जो होता है वो सामान्य बुद्धिलब्धि वाला होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है तो प्रतिभाशाली जो होता है उसकी 130 से अधिक होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 जड़ बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है तो ये 70 से कम होती है। जड़ बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि यानी जिसको हम बुद्धिलब्धि को IQ बोलते हैं बुद्धिलब्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है
मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि बालक की हो जाएगी 81 से 90। ठीक है, 81 से 90 IQ वाला जो बालक होगा वो मंद बुद्धि का कहलाएगा। अगला देख लेते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? संवेग की अधिकता। ठीक है, उसमें जो बालक होता है उसमें संवेग बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर एक कल्पना की बहुलता, वो कल्पनाओं में खो जाता है, मतलब अधिक इमेजिनेशन करने लगता है, सोचने विचारने लगता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मानसिक विकास, और इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 88। किस वैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समान होते हैं? तो ये वाटसन महोदय का कहना है। ठीक है, वाटसन ने क्या कहा है कि जो सभी बालक होते हैं वो जन्म के समय समान होते हैं। ऐसा किसने कहा? वाटसन ने कहा है। और आपको बता दें, वाटसन का मानना है कि बालक पे जो वातावरण का प्रभाव होता है वो अधिक पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा है, एक परिभाषा दी, डेफिनेशन दी इन्होंने कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो। ठीक है, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वातावरण के प्रभाव से अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, यहाँ तक कि अच्छे अपराधी भी बना सकता हूँ। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है। वाटसन का कहना है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उनको वातावरण के प्रभाव से जो कुछ आप चाहेंगे उनको मैं बना दूंगा, यहाँ तक कि मतलब अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर्स, और इससे हटकर मैं अच्छे अपराधी तक बना दूंगा वातावरण के प्रभाव से। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल जो होता है ये संवेग होते हैं। ठीक है। बालक में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है तो ये हो जाएगा प्राकृतिक अवलोकन। ठीक है, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्राकृतिक अवलोकन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या सहायक किसमें है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। ठीक है, किसमें है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो वाटसन ने करी है व्यवहारवाद की स्थापना। अगला देखते हैं। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया है? तो ये मौखिक प्रतिवेदन वाटसन ने तैयार किया। ठीक है, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया? तो ये वाटसन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 94 है। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? तो ये वाटसन ने फोबिया पर कार्य किया है। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। किसने कहा है मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, यहाँ तक कि अपराधी भी बना सकता हूँ? ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है? ये वाटसन की ही, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 96। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक हैं तो वर्दीमियर जो हैं ये गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो वर्दीमियर हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। बालकों को विकास की किस अवस्था को कठिन काल कहा जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। बालकों के विकास की किस अवस्था को कठिन काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को जो होती है बालक की, उसको सबसे कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, जो बालक या बालिका की जो किशोरावस्था होती है उसको सबसे कठिन काल माना गया है। प्रश्न नंबर 98। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो ये वातावरण हो जाएगा। ठीक है, और फिर 99 है। विकास उत्पाद है। ठीक है, विकास क्या है? उत्पाद है अधिगम तथा परिपक्वता का। ध्यान से पढ़िएगा, विकास जो है उत्पाद है अधिगम तथा परिपक्वता का। और प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। 100 प्रश्न हमारा 100वां है। एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है तो ये संवेगात्मक विकास होता है। किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से क्या होगा? संवेगात्मक विकास होता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार से और 2-4 मैं पार्ट इसके बना दूं 100 क्वेश्चन के, तो कमेंट में ज़रूर बताना क्वेश्चन किस लेवल के हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और मिलते हैं, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।